नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रदान मीडिया वर्क इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रदान के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि स्टॉक में लगातार आज पांचवा दिन है अपने अपर सर्किट का। ये स्टॉक लगातार 5 दिन से अपने अपर सर्किट में चल रहा है और यहाँ पे जो इसका टारगेट होने वाला है वो कम से कम ₹5.80 के आसपास होने वाला है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये स्टॉक कम से कम 8 या 9 रुपए से ऊपर जाएगा और हो सकता है कि ये स्टॉक अपने पैनिक स्टॉक की कैटेगरी का जो यहाँ पे नाम लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, ये पैनिक स्टॉक की कैटेगरी से बाहर भी चला जाए। आपको पता है कि जो पैनिक स्टॉक्स होते हैं, जो भी स्टॉक 10 रुपए से कम की प्राइस वैल्यू पे होते हैं, उनको पैनिक स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसकी जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है उस तरीके से एक्सपर्ट ये लगा रहे हैं कि जल्द ही ये स्टॉक पैनिक स्टॉक की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। इस टाइम की अगर करंटली शेयर प्राइस की बात करें तो ₹3.41 का यहाँ पे करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में यहाँ पे 16 रुपए का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पे टारगेट मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे ₹5.40 के आसपास है। 5 रुपए के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अब देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इतनी तेजी चल रही है उसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है, और ये तेजी मार्केट में कहां तक जाने वाली है, कहां तक आपको मार्केट के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और किन किन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त लेवल के अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक की अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 1 मंथ के अंदर इसका जो ग्राफ है एक तरह से पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया और अगर इसकी 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है, इसके पीछे के 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर इसकी बात करें कि भाई स्टॉक मार्केट में इस टाइम जो चल रहा है, क्या चल रहा है, कि मार्केट कहां तक जाएगी, उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, लास्ट हफ्ते के देखो मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 सबसे मेजर फैक्टर है, ठीक है, और तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो लगातार 3 महीने से अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट। देखो, अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर यूरोप को देखा जाए तो वहां की जो मार्केट है वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही है। वहां के मार्केट में लगातार या तो क्रैश आ रहे हैं या फिर जबरदस्त लेवल के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अगर देखा जाए एक तरह से यूरोप में तो वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर चला हुआ है। अगर वहां पे देखा जाए तो एक तरफ रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में डंडे बज रहे हैं। अब वहां पे जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है या फिर कंट्रीज है, वो शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी पे एक बड़ा फर्क पड़ा है। इकोनॉमी पे ऐसा फर्क पड़ा है कि कहीं पे जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं तो कहीं पे बैंक क्रैश हो रहे हैं। अगर हम बात करें एनवाईएससी की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, ठीक है, अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और बड़े क्रैश हो रहे हैं, जिन्होंने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट का माहौल बना रखा है पिछले 2 महीने से। एनवाईएस से इतनी पावरफुल है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाती है तो वो काफी होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने के लिए और एक जबरदस्त गिरावट दर्ज करने के लिए। एनवाईएससी में अब तक कम से कम 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ है वो 5 अगस्त के आसपास हुआ था। उसमें जॉब रिसेशन की वजह से एनवाईएससी के अंदर 1000 रुपए की, वहां पे 1000 पॉइंट की जबरदस्त वहां पे गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि डॉ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की की बात करें तो वो 4500 पॉइंट गिर गया और अगर चाइना के स्टॉक एक्सचेंज संघाई की बात करें तो वो कम से कम 1800 पॉइंट गिर गया और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई और वहां पे पूरी मार्केट क्रैश हो गई। वहां पे इन्वेस्टर्स का अगस्त के अंदर काफी करोड़ों रुपए पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की तो वही सिनेरियो 3 सितंबर को फिर से आके खड़ा हो गया। 3 सितंबर को वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट एनवाईएससी के अंदर देखने को मिला और वहां पे सीधी डायरेक्ट वहां पे 650 पॉइंट की गिरावट हो गई। नतीजा ये हुआ कि डॉ जोन्स में कम से कम 1400 पॉइंट की गिरावट हुई
और इंडियन स्टॉक मार्केट सीधा फ्लैट 1500 पॉइंट की गिरावट के साथ गिर गया। तो इस तरह के दो सबसे बड़े क्रैश आए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 महीने में, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे खास फर्क पड़ा है। उनकी परफॉर्मेंस जो वहां पे अपर सर्किट लगने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो गए, कैंसिल हो गए। जो परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस वहां पे मिल नहीं पा रही थी। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर लिक्विडिटी को लेके। देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कुछ स्टॉक एक्सचेंज 1 साल बाद लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी कंट्रोल की जाती है वो लीप ईयर में ही कंट्रोल की जाती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए लीप ईयर को ही चुना जाता है। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। आप मुझे महंगाई दर सब बोल सकते हो, वोलेटिलिटी बोल सकते हो या लिक्विडिटी बोल सकते हो। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरता है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां पे आपको एक गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी जितनी ज्यादा कम रहेगी वो स्टॉक उतने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ उड़ान भरेगा और मार्केट से निकल जाएगा। और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो वहां से मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकल जाता है। अगर देखा जाए तो 3-4 सेक्टर्स के स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 3-4 साल से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया मार्केट में, एक ताबड़तोड़ वहां पे वो भागे। अगर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर, रेलवे सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन पावर सेक्टर के स्टॉक ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने लगातार 3 साल में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया और लीप ईयर तक आते आते उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो गई। आज अगर देखा जाए मार्केट में तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इन्हीं सेक्टर के स्टॉक में है और सबसे बुरी तरह से ये स्टॉक पिट रहे हैं मार्केट में। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, ज्वेलरी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, शुगर्स वगैरह की मिल्स वगैरह हो गई, साथ में जो भी मिल्स वगैरह के स्टॉक्स हैं वो हो गए, ठीक है। साथ में जैसे सिरामिक्स वगैरह के स्टॉक्स हो गए और जैसे फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स हो गए। इन तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर लिक्विडिटी काफी कम है और आज के टाइम जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चल रहे हैं वो इसी सेक्टर के स्टॉक्स है। और एक अगला जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से अब इंडियन स्टॉक मार्केट जो महंगाई का जो दौर चल रहा था, गिरावट का जो दौर चल रहा था उससे बाहर हो गया, ठीक है। देखो एफआईआई ने जब से हमारी संसद में बजट आया तब से लेके अब तक एफआईआई ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर में की है। सितंबर में जो सबसे पहले बिकवाली की है वो 10 सितंबर के आसपास की है, दूसरी जो बिकवाली है वो लास्ट वीक में की थी, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग है काफी हद तक कम हो गई थी, काफी ज्यादा स्टॉक्स में इंपैक्ट हुई, काफी ज्यादा कम देखने को मिली, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी तो पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम पे चले, लेकिन जो स्टॉक्स है उनके अंदर लगातार गिरावट हुई, ठीक है। जैसे तैसे फ्राइडे आया, लास्ट वीक का फ्राइडे आया तो यहाँ पे डीआईआई ने एक बड़ा गेम खेला। डीआईआई ने क्या किया कि एक बड़े लेवल पे बाइंग की और जो कमी एफआईआई की मार्केट में चल रही थी उस कमी से हमें ओवरकम करवाया, वहां से निकाला, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को जो गिरावट का दौर था उससे बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, साथ में एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल दिया। साथ में सेंसेक्स ने की बात की जाए तो सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के जो अपने पुराने जितने भी हायर वैल्यू के सर्किट टारगेट थे उन सभी टारगेट को तोड़ के इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया, एक सबसे हायर वैल्यू को दर्ज किया। जो यहाँ पे सबसे हायर वैल्यू को फ्राइडे को दर्ज की गई वो 84,996 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। लेकिन जैसे मंडे का दिन आया तो मंडे को उसने अपनी जो फ्राइडे को सबसे हायर वैल्यू का टारगेट बनाया था उसको भी ब्रीच कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ताबड़तोड़ सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए हैं बड़े उछाल के साथ, इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है। इस बार भी आपको इस हफ्ते में जबरदस्त अपर सर्किट देखने को मिलेंगे और जनवरी तक आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गया। मंडे की बात करें तो कम से कम मंडे और ट्यूसडे को कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लग गए। साथ में कम से कम 35-40% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने अपर सर्किट की बिल्कुल नियर बाई वैल्यू के आसपास आके खड़े हो गए, जहां पे कभी भी आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो अब जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के अंदर अपर सर्किट का सिलसिला शुरू हो गया।
और ये सिलसिला कम से कम 15 अक्टूबर के आसपास चलेगा। सभी स्टॉक्स अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी अब तक की